बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंट एंड वर्ल्ड रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट हमारा अदर ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग फैक्टर पर कंसिस्ट होता है। ये दो चीज़ें मिलकर हमारा इन्वायरमेंट बनाती हैं, ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग फैक्टर। जो हमारे पास कंपोनेंट है इन्वायरमेंट के कि हमारा इन्वायरमेंट किन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, तो वो हमारे पास दो हैं। एक हमारे पास बायोटिक और दूसरा हमारे पास एबायोटिक। जो बायोटिक कंपोनेंट है उनमें हमारे पास आते हैं लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में हमारे पास आते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकम्पोजर्स। अब व्हाट इज प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर? यू नो अबाउट जो हमारे पास प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स जो हैं वो हमारे पास प्लांट्स हैं जो कि सनलाइट से डायरेक्ट जो है वो अपना सन से डायरेक्ट लाइट ले रहे होते हैं और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं। अब कंज्यूमर्स कौन से हैं? जो कंज्यूमर जो दूसरों पर फीड करते हैं, जैसे कि कंज्यूमर जो है वो प्लांट्स वगैरह पे फीड करते हैं, ह्यूमंस और एनिमल्स। उसके बाद जो डीकम्पोजर होते हैं ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे जो है फीड करते हैं, लीफ लिटर पे या ऑर्गेनिक डेब्रिस पे फीड करते हैं। तो ये हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट जो है वो लिविंग थिंग्स होते हैं और लिविंग थिंग्स आगे से इन तीन चीज़ों पर कंसिस्ट करते हैं। उसके बाद जो एबायोटिक हमारे पास है, एबायोटिक हमारे पास नॉन लिविंग फैक्टर है। नॉन लिविंग फैक्टर में हमारे पास आती है लाइट, वाटर, विंड, सॉइल, फायर एंड टेम्परेचर। अब बायोटिक और एबायोटिक ये दोनों कंपोनेंट मिलके इन्वायरमेंट बनाते हैं। अब ये बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करें। जब ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो वो इकोसिस्टम बनाते हैं, और इकोसिस्टम जो है इसको मेंटेन रखना जो है वो सबसे अहम इम्पॉर्टेंट है। अब ऑर्गेनिज्म कैसे अपने इन्वायरमेंट के साथ जो है वो इंटरैक्ट करते हैं उसकी एग्जांपल मैं आपको ये दूंगी। हमारे पास प्लांट होते हैं, प्लांट की जो रूट्स होती हैं ये हमारे पास रूट्स हैं, ये आपको पता है हमारे पास लीव्स हैं। अब रूट्स होती हैं वो इधर हमारे पास नीचे क्या है, सॉइल है। अब रूट्स जो हैं वो सॉइल से वाटर, मिनरल्स वगैरह को एब्जॉर्ब करती हैं। लीव्स जो हमारे पास होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। और आपको पता है कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसी तरह ये जो है फूड वगैरह को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। फूड को प्रिपेयर करते हैं ये ग्लूकोज की फॉर्म में और अपने अंदर स्टोर करते हैं। इसी तरह प्लांट्स जो है वो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उन्हें इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड, सॉइल, वाटर, मिनरल्स ये तमाम चीज़ें मिल रही हैं। इसी तरह जब वो अपनी जो है फूड अपना प्रिपेयर कर लेते हैं तो जो लीफ होते हैं वो फिर ऑक्सीजन जो है वो इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं जो कि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज़ कर लेते हैं, उसको ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं। अब बाद में इसी तरह फिर आगे इकोसिस्टम जो है इसको मेंटेन रखना इम्पॉर्टेंट है। ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा तो इकोसिस्टम बनेगा। इकोसिस्टम के अंदर तमाम ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं और इकोसिस्टम हमारा जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि कौन से ऐसे मेजर प्रोसेस हैं जो कि इकोसिस्टम के अंदर हो रहे हैं। उनमें हमारे पास या मेजर ऐसे कौन से प्रोसेस है जिसको हमें जो है वो बचाना चाहिए कि हमारा इकोसिस्टम भी मेंटेन रहे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि किस तरह न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिसाइकल हो रहे हैं। क्योंकि ये प्लांट है, न्यूट्रिएंट्स ले रहा है सॉइल से, लेकिन अगर सॉइल में दोबारा रिसाइकल होकर नहीं जाएंगे तो सॉइल में एक ना एक दिन तो खत्म हो जाएंगे। तो कैसे ये चीज़ें दोबारा जो है ये रिसाइकल हो रही हैं। अब आप देखें कि प्लांट जो है वो सॉइल से वाटर, मिनरल्स वगैरह, न्यूट्रिएंट्स वगैरह ले रहा है। जब कोई भी प्लांट जो होता है ये डेड हो जाता है, रॉक्स के नीचे आ जाता है या किसी और तरह से ये डेड हो जाते हैं प्लांट्स, तो इन प्लांट्स के जो लीफ होते हैं ये डिकम्पोज हो जाते हैं। इन सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रूट्स को डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज करने क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपको पता है लीफ लिटर के ऊपर या ऑर्गेनिक डेब्रिस के ऊपर फीड करते हैं, तो वो इनको डिकम्पोज कर देते हैं और ये दोबारा जो है वो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह या प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं वो दोबारा सॉइल के अंदर चले जाते हैं। अब फ्लो ऑफ एनर्जी जो है ये भी हमारे पास एक बहुत अहम ये चीज़ है कि फ्लो ऑफ एनर्जी जो है ये मेंटेन रहे।
तो आपको पता है कि फ्लो ऑफ एनर्जी जो है इसके अंदर सारे प्रोसेसेस टेक प्लेस हो रहे हैं कि सन से लाइट जो है वो आ रही है, उसको प्रोड्यूसर्स ले रहे हैं, प्लांट ले रहे हैं, प्रोड्यूसर्स फिर जो है वो आगे हर्बीवोर प्रोड्यूसर पे फीड कर रहे हैं और फिर हर्बीवोर के ऊपर कार्निवोर फीड कर रहे हैं। इसी तरह ये फ्लो ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी जो है वो एक फ्लो में चल रही है और इसी तरह एनर्जी जो है वो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में कन्वर्ट हो रही है। और एनर्जी का एक फ्लो जो है वो लाइफ के जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उसके लिए एनर्जी का फ्लो मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आगे हम देखेंगे हमारे पास वर्ल्ड रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। तो हमारे पास दो मेजर रिसोर्सेज हैं, एक हमारे पास नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज और एक हमारे पास रीन्यूएबल रिसोर्सेज है। जो हमारे पास नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो अगर हम एक दफ़ा कंज्यूम कर लें तो हम उन्हें दोबारा रिप्लेस नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे पास मेटल्स है, फॉसल फ्यूल्स में हमारे पास आ रहा है कोल, ऑयल, नेचुरल गैस। अगर हम इनको एक बार या इनको हम यूज़ करते जाएंगे, इनको ज़ाया करते जाएंगे तो इनको हम दोबारा रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि कोल, गैस, नेचुरल गैस या ऑयल जो है ये जो अर्थ के नीचे, अर्थ क्रस्ट के नीचे बहुत मिलियन ईयर्स जो है वो प्रोसेस हैपनिंग होते हैं और उससे हमारे पास मेटल्स और फॉसल फ्यूल्स आते हैं। अब सेकंड वन हमारे पास है रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ये हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम दोबारा, ये खत्म नहीं होते और हम इनको दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एयर है, वाटर है, फूड है, फॉरेस्ट है, लैंड है। लैंड को हम दोबारा रीयूज कर सकते हैं। अगर हम फॉरेस्ट को कट कर देंगे तो हम दोबारा उन्हें लैंड के ऊपर ग्रो करवा सकते हैं। फूड है तो हम उसको भी दोबारा रीन्यू कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन मैं करूंगी आपको एयर। एयर जो है वो सेवरल किलोमीटर एटमॉस्फेयर के गिर्द एक थिक ब्लैंकेट है जिसने कि हमारी एटमॉस्फेयर को कवर किया हुआ है। ये एक नेचुरल रिसोर्स है और एयर जो है वो 3 मेन गैसेस पर कंसिस्ट करती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन हमारी एटमॉस्फेयर में 79% है, ऑक्सीजन हमारे पास 20% है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास 0.03% है। और कुछ हमारे पास इनर्ट गैसेज हैं, नोबल गैसेज, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। तो ये इनर्ट गैसेज या इनको ट्रेस मिनरल वगैरह और वो ये नोबल गैसेज जो है ये हमारी एयर में मौजूद है। सॉरी, मिनरल्स नहीं, नोबल गैसेज या इनर्ट गैसेज भी हम इनको बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास वाटर है। तो वाटर हमारी अर्थ के ऊपर 75% हमारी अर्थ जो है वो वाटर के साथ फुली कवर्ड है। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वाटर, प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। 70 to 90% जो बॉडी वेट है ह्यूमन का बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी, वो 70 to 90% जो है वो उसके अंदर वाटर जो है प्रेजेंट होता है। अब हमारे पास 97% टोटल हमारी जो अर्थ प्लैनेट है उसके पास 97% हमारे पास जो है वो वाटर मौजूद है, जिसमें हमारे पास 2% जो है वो फ्रोजन आइस की सूरत में है, ग्लेशियर्स की सूरत में है। 1% जो है वो हमारे पास लेक्स, फ्रेश वाटर और स्ट्रीम्स, इन पर कंसिस्ट करता है। आगे हमारे पास जो वर्ल्ड रिसोर्सेज है उसमें हमारे पास आता है लैंड एंड सॉइल। तो सॉइल क्या है? अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट को हम कहते हैं सॉइल, यानी हमारी अर्थ की जो अपर लेयर है उसको हम सॉइल कहते हैं। अब बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट सॉइल के कौन से हैं, यानी सॉइल किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है? तो वो सॉइल पार्टिकल से मिलकर बनी है, सॉइल वाटर, इनऑर्गेनिक मैटर और सॉइल ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनी है, यानी सॉइल में जो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं इन सब चीज़ों से मिलकर सॉइल बनी हुई है। अब सॉइल के बेसिक फंक्शन कौन से हैं वो हम देखेंगे। तो क्या करती है सॉइल? सपोर्टिंग लाइफ ऑन लैंड, लैंड के ऊपर ये लाइफ को सपोर्ट करती है, क्योंकि जितने भी लैंड प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली सॉइल के ऊपर ग्रो करते हैं, तो इसीलिए सॉइल पे डिपेंड करते हैं और सॉइल उनको एंकर करके रखती है। एंकर मतलब कि उनकी मिट्टी जो है उनकी जड़ों को मजबूती से अपनी जगह पर जकड़े रखती है सॉइल। उसके बाद सेकेंड इसका फंक्शन है सॉइल प्रोवाइड वाटर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट। ये प्लांट को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी सॉइल जो है प्रोवाइड करती है। उसके बाद ओनली 30% हमारी अर्थ के ऊपर जो है वो लैंड है। 30 में से 11% जो है वो टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन है, यानी अंडर कल्टीवेशन का मतलब कि वो कास्ट के काबिल है। उसके बाद अगर हम सेकंड पॉइंट अपना देखें वर्ल्ड रिसोर्सेज में, तो वो हमारे पास आता है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ हम किसको कहते हैं? ऑल नॉन कल्टीवेटेड प्लांट्स एंड नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, यानी वो वाले प्लांट जो हम घरों में नहीं उगाते हैं और वो वाले एनिमल जिनको हम घरों में डोमेस्टिकेटेड नहीं है उनको हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ के। वो जो है वाइल्ड है, जंगल में रहते हैं। उसके बाद मेजर सोर्स ऑफ फूड है। कौन? हमारी वाइल्ड लाइफ जो है वो हमारा मेजर सोर्स ऑफ फूड है। उसके बाद वो प्ले इंपॉर्टेंट रोल जो है अपना प्ले करता है फूड चेन में।
और अगर फूड चेन जो है वो ख़राब हो जाए तो डिफ़िकल्ट है कि हम अपने इकोसिस्टम में अपना बैलेंस मेंटेन रख सकें। तो हमें अपने इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए अपनी वाइल्ड लाइफ को मेंटेन रखना हमारा बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है वो आगे, ये इधर हमारे वर्ल्ड रिसोर्सेज ख़त्म हो गए हैं। अब नेक्स्ट हमारा है एनर्जी। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी के जो है वो हमारे पास एनर्जी जो है वो बेसिक लाइफ को प्रोसेस करने का जो है बेसिक सोर्स है। और सन जो है, सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारा। उसके अलावा भी टू टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स है हमारे पास, इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल सोर्स में जो हमारे पास आते हैं वो हमारे पास सोलर एनर्जी है, हाइड्रो पावर है, विंड है, जियोथर्मल है, बायोमास है, वेव, टाइड्स और करंट्स, ये हमारी आ रही है इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी सोर्स में। एग्जॉस्टिबल सोर्स हमारे पास कौन से हैं? फॉसल फ्यूल्स हैं, जिनमें कोल, ऑयल और नेचुरल गैस है। जो इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज है हमारे पास, उनको हम दोबारा रीयूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सोलर एनर्जी है, हम उसको सन से एनर्जी को बना सकते हैं बार बार। हाइड्रो पावर है तो हम उसको पानी की मदद से बना सकते हैं। विंड है तो विंड से भी अब पावर जो है वो बनाई जाती है। जियोथर्मल है, बायोमास, वेव, टाइड, करंट, इस तरह ओशन पे जो वेव्स जो है वो आती हैं तो उन्हें सन और मून की वेव्स को कंट्रोल करके वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इसी तरह वो जो है हम एनर्जीज जो इन यूज करके तो हम अपनी जो है वो पावर बनाते हैं। उसके बाद एग्जॉस्टिबल वो है जिन्हें हम बार बार ज्यादा यूज नहीं कर सकते। अगर हम इनका बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो एट द एंड खत्म हो जाएंगे। जैसे फॉसल फ्यूल्स है, कोल, ऑयल और नेचुरल गैस आता है। अब फॉसल फ्यूल्स क्या है? हमारी 95% डेली रिक्वायरमेंट है हमारी, कि हम 95% जो है अपने फॉसल फ्यूल को अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। अब हम फॉसल फ्यूल्स किन्हें कहते हैं? कौन सी चीजें जो है वो फॉसल फ्यूल्स कहलाती हैं? तो फॉसल फ्यूल्स वो चीजें हैं जो कि डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट और एनिमल्स ऑफ पास्ट, यानी कि वो एनिमल और प्लांट जो पास्ट में डेड हो गए हैं उनके रिमेन्स जो है वो बरी हो जाते हैं नीचे अर्थ क्रस्ट में। और बरी होने के बाद उनमें केमिकल प्रोसेस होता है। मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद तो हमारे पास जो है वो कोल, ऑयल और नेचुरल गैस जो है वो हम अर्थ क्रस्ट में नेचुरली जो है हम जो है वो हासिल कर रहे हैं। वो जो है ये बरी हो जाते हैं किस वजह से? ड्यू टू हजार्ड्स, यानी कि कोई ऐसे वाकयात होते हैं कि कुछ एनिमल्स जो है वो मर जाते हैं, प्लांट्स मर जाते हैं, तो वो फॉसिलाइज हो जाते हैं डीपर लेयर ऑफ अर्थ में, सी के अंदर। अर्थ जो जमीन है समंदर के अंदर, उसके अंदर इसकी एक लेयर बन जाती है, उसके ऊपर मिट्टी की लेयर, फिर लेयर, तो वो डीपर लेयर में फॉसिलाइज्ड हो जाते हैं। और एट द एंड केमिकल रिएक्शंस होने की वजह से उधर मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद फॉसल फ्यूल्स बनते हैं, जिनमें हमारे पास कोल, ऑयल और नेचुरल गैस जो है हमारे पास वो प्रिपेयर होती है। आगे हमारे पास है जो हमारे पास एनर्जी के सोर्सेज हैं कि हम एनर्जी को कहाँ कहाँ से जो है वो यूज कंज्यूम कर सकते हैं। तो पहले हमने अपना वो पढ़ा फॉसल फ्यूल्स वाला, कि हम उनको अपनी जो है वो जो फॉसल हमारे होते हैं डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट और एनिमल्स पास्ट में, उनसे हम कैसे फॉसल फ्यूल यानी कि कोल, ऑयल और नेचुरल गैस हम किस तरह से ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्या है? कि इससे हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं बाय फॉलिंग वाटर। अब जैसे कि आपको पता है आर्टिफिशियली तौर पे हम डैम में पानी को स्टोर करते हैं। पानी को स्टोर करने के बाद हम डैम में टरबाइंस नीचे लगाई गई हैं, जिनके ऊपर जो वाटर है वो हम गिराते हैं हाई प्रेशर के साथ। इसी तरह जब बारिश होती है तो बारिश के कतरे जो है वो डायरेक्टली अपनी हीट जो है वो सन से ले रहे होते हैं। जो एनर्जी है वो अपनी हीट कह दिया सॉरी, वो डायरेक्टली जो अपनी एनर्जी है रेन बारिश जो वो अपनी एनर्जी जो है सन से ले रही होती है। अब जैसे ही बारिश के पानी जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू जो है वो जमीन पे गिर रहे होते हैं। और जैसे ही वो जमीन स्पीड को गेन करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। अब वो प्रेशर से जो है जब आके बारिश जो है टरबाइन के ऊपर गिरती है तो टरबाइन जो है वो मूव करती है। जैसे ही टरबाइन मूव करती है तो हमारे पास जो है वो करंट जो है प्रोड्यूस होती है, हमारे पास पावर प्रोड्यूस होती है। तो इसी तरह जो ये चीपेस्ट सोर्स है इसी तरह बिजली पैदा करने का, और नॉन पोल्यूटेड भी है, यानी कि इससे हमारा इन्वायरमेंट भी पोल्यूट नहीं होता। इसके बाद इससे हमारा इन्वायरमेंट जो है वो भी सेफ रहता है। सेकंड हमारे पास आता है टाइडल पावर। इससे हम किस तरह एनर्जी लेते हैं? ग्रेविटेशनल पुल मून और सन की। जब वाटर के जो वाटर सी में है या ओशन में है, जब उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल मून या सन की पड़ती है तो उनमें टाइड्स जो है उनमें मूवमेंट होती है। चेंजिंग टाइड्स, यानी टाइड जो है वो कभी हाई जाती हैं कभी लो आती हैं। तो चेंजिंग टाइड्स जो है हमारे पास वो वाटर को टूवर्ड्स द लैंड और अवे फ्रॉम द लैंड जो है मूव करवाते हैं। यानी वाटर कभी लैंड के साहिल के साथ टकराकर साहिल से टकराता है, कभी साहिल से वापस आता है। तो इसी तरह उन्होंने उधर टरबाइंस फिट की होती हैं
और टरबाइंस के ऊपर जैसे ही आके ये प्रेशर से टाइड्स जो है ये टरबाइंस पर गिरती हैं, तो हमारे पास टरबाइंस घूमती है और उसमें करंट प्रोड्यूस होती है और पावर को सेव कर लिया जाता है। जो हमारे पास थर्ड वन है वो भी चीपेस्ट सोर्स है, वो क्या है, विंड पावर। अब जैसे कि आपको पता है कि विंड जो है, विंड हम किसको कहते हैं, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। अब जो हमारी अर्थ है उसमें एक हर जगह के ऊपर जो है वो एयर जो है वो एक जैसी नहीं है। कहीं एयर का प्रेशर लो है तो कहीं एयर का प्रेशर हाई है, और ये टेम्परेचर के फर्क की वजह से होता है, क्योंकि जैसे ही हवा जो है वो गर्म होती है तो हवा ऊपर को उठती है और ठंडी हवा उसकी जगह ले लेती है। इसी तरह जो है वो अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर जो है वो डिफरेंट है, जो एयर का प्रेशर है, कहीं पे लो तो कहीं पे हाई है। तो यही हाई एंड लो का प्रेशर डिफरेंस जो है यही हमें एनर्जी क्रिएट करने में हेल्प आउट करता है। तो हम इसमें होता क्या है कि अब डिफरेंट लोकेशंस पर हमने विंड मिल्स लगा दिए गए हैं। वो विंड मिल जैसे ही जब हवा ब्लो करती है, हवा चलती है, तो वो विंड जो हमने हमने वो जो लगाए हुए हैं, पंखे लगाए हुए हैं, वो जो है हवा की वजह से विंड मिल जो है वो मूव करते हैं। जैसे ही वो मूव करते हैं तो उनके साथ टरबाइंस अटैच होती हैं, वो टरबाइंस जो है चलती हैं और जो है एनर्जी जो है वो बनती है। उसी तरह नेक्स्ट जो है, ये भी हमारे पास जो विंड है ये भी हमारे पास चीपेस्ट सोर्स है, नॉन पोल्यूशन कोई काज नहीं करता, नॉइज पोल्यूशन भी काज नहीं करता, और इन्वायरमेंटली सेफ जो है हम अपनी जो है वो पावर को बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, कैसे बनती है, न्यूक्लियर एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूल्स। न्यूक्लियर फ्यूल से ये बनती है बाय न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन से। जैसे ही फिशन रिएक्शन टेक प्लेस होता है, कहाँ होता है ये टेक प्लेस, न्यूक्लियर रिएक्टर में हम इसको टेक प्लेस कराते हैं। यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, वो हीट एनर्जी जो हमारे पास प्रोड्यूस होती है वो यूज होती है, वाटर को कन्वर्ट कर देती है स्टीम में, और वो जो स्टीम्स होती हैं वो हमारी टरबाइंस को चलाती हैं। वो जैसे ही टरबाइंस को चलाती हैं और हमारी जो पावर है वो हम उसे कंज्यूम कर लेते हैं। इसी तरह से भी बिजली बनाई जा सकती है, पावर बनाई जाती है। ये भी जो है डू नॉट प्रोड्यूस वेस्ट गैसेस, ये कोई भी वेस्ट गैस प्रोड्यूस नहीं करती, इसलिए ये इन्वायरमेंटली सेफ है। उसके बाद इसको इधर कुछ स्ट्रिक्टली जो है इधर सेफ्टी मेजरमेंट भी किए जाते हैं, क्योंकि इधर जो है वो रेडिएशंस भी निकलती हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी को बनाने के लिए, जो न्यूक्लियर एनर्जी से हम जो एनर्जी बना सकते हैं, तो इससे हमें जो है वो सेफ्टी मेजरमेंट स्ट्रिक्टली तौर पे करने पड़ते हैं, क्योंकि इधर कुछ रेडिएशंस निकलती हैं जो कि हार्मफुल होती हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट वन एनर्जी को बनाने का जो सोर्स है वो है जियोथर्मल एनर्जी। जियो मीन अर्थ और थर्मल मीन आपको पता है कि हीट। तो किस तरह हम हीट एनर्जी को ट्रैप करके, अर्थ की हीट एनर्जी को ट्रैप करके हम एनर्जी कैसे बना सकते हैं। तो जो हमारे पास नेचुरल हीट है जो आ रही है, नेचुरल हीट एनर्जी है, उसको हम ट्रैप कर लेते हैं अंडरग्राउंड। अब जो हॉट सब्सटेंसेस हमारे पास जो जमीन के अंदर मौजूद हैं, वो इनसाइड द अर्थ जो है थ्रू वोल्केनोस और हॉट स्प्रिंग से एस्केप आउट नहीं हो पाते, अंदर रहते हैं, और वो हॉट वाटर और हॉट सब्सटेंस जो है वो कैरी करते हैं जियोथर्मल एनर्जी को। उनके अंदर जियोथर्मल एनर्जी होती है। जब वो एनर्जी बाहर आती है अर्थ के कुछ जगहों पे ये एनर्जी जो है वो बाहर आती है, जैसे कि हमारे अर्थ के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे ये एनर्जी फिर जो है ये बाहर आती है, उनमें जो कंट्रीज आती हैं वो न्यूजीलैंड और आइसलैंड है। तो जब ये एनर्जी बाहर आती है तो उन्होंने इस एनर्जी के थ्रू एनर्जी को भी वो ट्रैप करते हैं, जिससे जो है इससे भी जो है वो हमारे पास बनाई जाती है, पावर बनाई जाती है। तो ये हमारे पास जो है वो सोर्स है, जिसमें पहले हमारे पास फॉसल फ्यूल्स था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर था, टाइडल पावर है, उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी है और जियोथर्मल एनर्जी है। इन सब वे से हम जो है अपनी पावर को बना सकते हैं, बिजली बनाई जा सकती है एनर्जीज को, डिफरेंट एनर्जीज को कंज्यूम करके। तो ये हमारे पास कुछ टॉपिक्स है। अब हम ओवरव्यू ले लेते हैं, समरी लेते हैं। हमारा लेक्चर जो है वो स्टार्ट हुआ था, आपको पता है, एनवायरमेंट और वर्ल्ड रिसोर्सेज पे, जिसपे हमने पढ़ा कि हमारे पास नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज कौन से थे, रीन्यूएबल सोर्सेज कौन से थे। उसके बाद हमारे पास हमने ये सोर्सेज वगैरह पढ़े सारे, कि किस तरह हमारे पास जो है वो सोर्स कौन कौन से थे, एयर था, वाटर था, उसके बाद वाइल्ड लाइफ थी हमारे पास, लैंड और फॉरेस्ट थे, कि हम उनको किस तरह जो अपने रिसोर्सेज है उनको हम किस तरह सेव कर सकते हैं और अपने इकोसिस्टम को बचा सकते हैं। उसके बाद हमने उनका इन्वायरमेंट के साथ जो है वो रिलेशन पढ़ा, कि किस तरह ये हमारे इन्वायरमेंट के साथ रिलेट करते हैं। उसके बाद हमने मेजर जो है वो अपने ये रिसोर्सेज पढ़े, कि किस तरह हम एनर्जी अपनी को कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो सारे जो है बिजली बनाने के, पावर बनाने के हमारे पास थे, कि हम किस तरह इन चीज़ों को यूज़ करके, एनर्जी को यूज़ करके तो हम पावर को बना सकते हैं।